हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे। हम लोग क्लास नाइन्थ के ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जिसमें से मैथ और साइंस दोनों रहेगा। मैथ भी रहेगा और साइंस रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका साइंस का मिलेगा, लगभग 80% क्वेश्चन साइंस का होगा। मैथ बहुत कम ही होगा, इसमें मैथ बहुत कम दिए हैं। क्लास नाइन्थ का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बायोलॉजी का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा और फिजिक्स का हर क्वेश्चन मिलेगा। नाइन्थ क्लास का ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर क्या लिखा गया है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम हो या नियॉन हो या आर्गन हो या क्रिप्टन हो या जेनॉन हो या रेडॉन हो, यह कैसा तत्व है? अक्रिय या निष्क्रिय या क्रियाशील या सक्रिय या उदासीन? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक बात बता दें, हमें आंसर देने से पहले आप लोग देने की कोशिश करिएगा कि कितना आंसर आप लोग सही मारते हैं। चलते हैं बाबू आगे सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखा जा रहा है कि सीसा, जिसको हम लोग लेड कहते हैं, टीन या दोनों के दोनों को मिला करके मिश्र धातु कौन सा बनाया जाता है? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? मतलब इन दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है? सोल्डर या टांका बनाया जाता है, या स्टील बनाया जाता है, या तांबा बनाया जाता है, या कांसा बनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, सोल्डर या टांका बनाया जाता है। सोल्डर या क्या बनाया जाता है बाबू? टांका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सोल्डर या टांका बनाया जाता है। अगला है कौन अभिक्रियाशील धातु है? इसमें होना चाहिए था कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन है? पारा है या कॉपर है या एल्युमिनियम है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा बाबू। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा हो जाएगा। चलते हैं आगे सवाल। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में करके, बताइएगा कि कितना सही हुआ कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी नहीं देते हैं। चलते हैं आगे सवाल। पीतल में उपस्थित होता है क्या? पीतल में क्या उपस्थित होता है? कॉपर और एसएन या कॉपर और जेडएन या Cu प्लस Al प्लस Cu या Sn प्लस Pb? तो सही ऑप्शन पीतल में बाबू कॉपर और Sn होता है, मतलब कॉपर और जिंक का मिश्रण जो होता है वो पीतल का निर्माण करता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण ही किसका निर्माण करता है? पीतल का निर्माण करता है। अगला कहता है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जिसमें धातुई गुण नहीं मिलता, मतलब धातु का गुण नहीं मिलता है? पीतल में धातु का गुण मिलता है कि नहीं मिलता है? आर्गन में मिलता है कि नहीं? लेड में मिलता है कि नहीं? बेरियम में मिलता है कि नहीं? तो इसमें बाबू इसमें बी में भी मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है और डी में मिल रहा है। पीतल में धातुई गुण नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीतल जो हो जा रहा है ना बुआ, वो क्या हो जा रहा है? मिश्र धातु हो जा रहा है। पीतल जो हो रहा है ना वो क्या हो रहा है? मिश्र धातु हो रहा है। तो इसमें मिश्र धातु वाला गुण मिल रहा है। चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल कहता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट या मैग्नेटाइट या लिमोनाइट किसका अयस्क है? तांबा का है या लोहा का है या जस्ता का है या इनमें से कोई नहीं? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट जो अयस्क है ना वो लोहा का अयस्क है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो लोहा का अयस्क है। कौन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है बाबू? लोहा का अयस्क है। चलते हैं आगे सवाल। 7 नंबर जो सवाल है उसमें लिखता है कौन सी धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? सामरिक हम बोल रहे थे बाबू, याद है ना? सामरिक का मतलब आवाज़। सामरिक का मतलब क्या समझाए थे बुआ? आवाज़, आवाज़, ध्वनि। एल्युमिनियम या टाइटेनियम या कॉपर या इनमें से सही? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डू बाबू, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कहता है कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक होता है? बताओ झुनझुनो आप लोग, बहुत इजी सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत इजी सवाल है कि कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक है? तो सबसे कम जो चालक हो जाएगा वह लेड या सीसा हो जाएगा। सबसे कम चालक फिर बता दें, लेड या सीसा। लेकिन अगर यही सवाल रहता कि सबसे अधिक चालक कौन होता, कौन सी धातु सबसे अधिक चालक होती है, तो याद रखना बुआ, चांदी। चांदी जो होता है ना वो सर्वोत्तम सुचालक माना गया है, जिसका संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या होती है 47। याद रखिएगा, सबसे अधिक सुचालक किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं, जिसका संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 47 होता है।
और सबसे कम सुचालक बाबू लेड और सीसा। लेड या सीसा, लेड या क्या बोले सीसा, लेड का संकेत होता है Pb। क्या होता है बाबू? Pb होता है। चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखता है 9 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि कौन सबसे अधिक कठोर होता है? निम्न में कौन सबसे अधिक कठोर होता है? हीरा या लोहा या पत्थर? बताइए सबसे अधिक कठोर कौन होता है? तो सबसे अधिक कठोर होता है हीरा। हीरा जो होता है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना गया है, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह प्रकृति में सबसे कठोर माना गया है। कौन हुआ? हीरा। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर माना गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलते हैं आगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में लिखता है कि किस गुण के कारण, निम्न में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं? मतलब धातु में कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है जिस गुण के कारण उसका तार बनाया जाता है? तन्यता के कारण या आघात वर्धन्यता के कारण या कठोरता के कारण? सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तन्यता के कारण। किसके कारण बाबू? तन्यता के कारण। आघात वर्धन्यता जो होता है ना, इसके कारण बाबू चादर का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? चादर का। मतलब चादर के निर्माण करने में, चदरा के निर्माण करने में आघात वर्धन्यता का गुण का उपयोग किया जाता है, लेकिन तार के निर्माण करने में तन्यता का गुण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आप लोग और करिएगा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? तो याद रखिएगा सोना होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना होता है, जिसका संकेत होता है Au और परमाणु संख्या होता है 79 बाबू। संकेत क्या बोले? Au, परमाणु संख्या 79। और सबसे अधिक तन्य धातु कितना होता, कौन होता हुआ? सोना। और कहा गया है, क्या कहा गया है कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। सोचिए बाबू कितना पतला होगा कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कितना सोचो पतला होगा झुंझुनू। आप लोगों के लिए बहुत ईजी सवाल है वो, आप लोग ध्यान तो दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ईजी सवाल है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताओ। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? मैग्नीशियम है या कैल्शियम या सोडियम या पोटेशियम? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बाबू पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया था, आप लोगों को याद होगा, क्या बताए थे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कौन है? आगे आओ पीटेंगे। ये पूरा बाबू इसका ट्रिक है। काशीनाथ का माली आलू जरा सा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ पीटेंगे। ये बाबू पूरा के पूरा क्रियाशील धातु का एक ट्रिक है, आप लोगों को याद होना चाहिए था। चलते हैं अगला सवाल। धातु की प्रकृति होती है धनात्मक या ऋणात्मक या उदासीन या कोई नहीं? तो धातु की जो प्रकृति होती है ना, वो कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। लेकिन अगर आ जाता है बाबू कि अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा अधातु की प्रकृति जो होती है ना, वो विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला सवाल आपके सामने लिखता है पारा या मरकरी का अयस्क है। पारा या मरकरी किसका अयस्क है? बॉक्साइट का है या हेमेटाइट का है या सिनेबार बाबू? मतलब पारा या मरकरी जो है ना, पारा या मरकरी का अयस्क का नाम बताओ। बॉक्साइट या हेमेटाइट या सिनेबार या इनमें से कोई नहीं? तो पारा का जो अयस्क है ना, वो सिनेबार है। याद रखिएगा Hg, देखो Hg शामिल है ना, वो Hg। तो पारा का या मरकरी का जो अयस्क हो जाएगा वो सिनेबार हो जाएगा Hg। अब सवाल आता है सर हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हेमेटाइट जो है ना, वो लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। और बॉक्साइट जो ना अयस्क है बाबू, वो है एल्युमिनियम का। किसका है वो? एल्युमिनियम का। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है, हेमाटाइट से लोहा का प्राप्ति होता है, और सिनेबार से प्राप्ति होता है वो पारा का था। पारा का अयस्क कौन है? सिनेबार। चलते हैं अगला सवाल की ओर। स्टेनलेस स्टील क्या लिखता है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। मतलब किसके किसके मिलने से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनाया जाता है? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 क्या कहता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2
कि धुएं का रंग कैसा होता है, लाल होता है या हरा होता है या भूरा होता है या पीला होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बाबू, रट जाइएगा सी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। चलते हैं अगला हुआ। अगला आपके सामने नज़र आ रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होगा, एल्युमिनियम होगा या लोहा होगा या चांदी होगा या कॉपर होगा। तो चांदी होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ सी हो जाएगा। उपधातु कौन है, उपधातु एसबी है या एफई है या निकेल है या सीयू है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एसबी। उपधातु कौन है, एसबी है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने लिखता है 18 नंबर सवाल में क्या लिखता है कि सोने की शुद्धता की माप किस में की जाती है। सोने की शुद्धता की माप किस में की जाती है। तो सोने की शुद्धता की माप की जाती है बाबू कैरेट में। और याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होता है ना वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ऑब्जेक्टिव याद रखना, शुद्ध सोना कितना कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। चलते हैं आगे सवाल। देखो बाबू अगला सवाल में यही है झुनझुनो कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो सही कहीं मारेगा बाबू, क्या मारेगा, 24 कैरेट का। क्या मारेगा, 24 कैरेट का होता है। चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि कौन धातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या लिखता है, धातु बाबू लिखा, देखो धातु लिखा, धातु 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 क्या लिखा, धातु। कि कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या ब्रोमीन होगा या पारा या मरकरी होगा या एल्युमिनियम होगा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पारा या मरकरी, पारा या मरकरी। बता दें फिर से बाबू, अगर धातु पूछा कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में तो पारा या मरकरी मारिएगा, जिसका संकेत होता है Hg। लेकिन अगर पूछ दे कि अधातु क्या होता है, क्या पूछ दे बाबू कि अधातु क्या होता है, तो अधातु में याद रखिएगा ब्रोमीन। क्या बाबू, अधातु में ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br। अधातु में ब्रोमीन Br। चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि कौन दो इलेक्ट्रॉन को खोकर आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन प्राप्त करना चाहता है, तो मैग्नीशियम। कौन हुआ, मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम होता है 2, 8 और 2। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आर्गन के ही बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहता है मैग्नीशियम बाबू। चलते हैं आगे सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, ये तो बहुत ईजी है झुनझुन, ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ईजी है झुनझुन। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, बताओ तो कितना ईजी सवाल है। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, मरकरी को या टंगस्टन को या लिथियम सोडियम पोटेशियम को या फिर मैग्नीशियम को। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू लिथियम सोडियम पोटेशियम, नो सॉरी लिथियम पोटेशियम और क्या सोडियम। लिथियम पोटेशियम और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। इसमें से सही ऑप्शन नंबर बाबू होना चाहिए सोडियम। सोडियम को क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलते हैं अगला सवाल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। अभी इसके पहले पढ़े थे बुआ कि बताओ बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का है या सोडियम का या एल्युमिनियम का। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है बाबू, तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल बताइए झुनझुनो, अगला सवाल में क्या लिखता है कि कौन सी अधातु कमरे के तापक्रम पर, देखो आ गया बुआ अधातु बताइए, अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में कौन होगा, लिथियम होगा या लेड या सीसा होगा या पारा या मरकरी होगा या ब्रोमीन होगा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बाबू, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 में कहता है कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। क्या लिखा, कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है, सल्फर या प्लास्टिक या ग्रेफाइट या आयोडीन। तो अधातु है, तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ग्रेफाइट जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है और यह अधातु है जिसका उपयोग हम लोग पेंसिल में करते हैं। याद रखिए पेंसिल में जो ब्लैक वाला जो कलर ना होता है जो हम लोग लिखते हैं वो वही हो गया ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन 26 नंबर सवाल लिखता है कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। कौन सी धातु अम्लराज के अलावा, अम्लराज जिसमें सोना को बाबू, सोना याद रखना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सोना को घुलाने की क्षमता होती है अम्लराज में, इसके अलावा कोई भी धातु उसमें नहीं घुल सकता है, तो अम्लराज हुआ, अम्लराज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हुआ, सी हो जाएगा सोना। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन तो याद रखना सिलिकॉन जो है ना एक प्रकार का क्या है हुआ, उपधातु है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 27 का, 27 का ऑप्शन आपके सामने क्या आता है, 27 का ऑप्शनल, 27 देखिए 27 का ऑप्शनल यही बाबू। क्या क्वेश्चन है, उपधातु सॉरी सिलिकॉन क्या था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बाबू, उपधातु। अगला, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धन्य होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, सोना होता है या चांदी होता है या प्लेटिनम होता है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो होता है कौन हुआ, सोना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब सवाल पहले हम लोग बाबू कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन पहले हम लोग कर चुके हैं अगले इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है, जिसे हथेली पर रखने से वह पिघलने लगता है। आंसर बताइए वो कमेंट बॉक्स में करके, आप लोग बता सकते हैं। बहुत ईजी सवाल है कि किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है, जिसे हथेली पर रखते हैं तो वह पिघलने लगता है। गैलियम या सीजियम या सोना या चांदी। तो सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ए, गैलियम और सीजियम को अगर हथेली पर रखते हैं तो पिघलने लगता है, क्योंकि हम लोगों का टेम्परेचर हथेली का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ऊष्मा को ग्रहण करता है और गैलियम सीजियम पिघलने लगता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन अधातु चमकीला होता है। धातु तो सब कुछ कोई चमकीला होता है लगभग, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अधातु, कौन अधातु चमकीला होता है। अधातु की बात करा, अधातु आयोडीन या कार्बन या लोहा या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ए, अधातु में आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। अगर ग्रेफाइट होता है वो तो ग्रेफाइट भी आंसर लगाते। अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहा, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब कौन ऐसी धातु है जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से। सोचिए, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम या सोना या चांदी। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण का मतलब होता है गहना जेवर वगैरह। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। मतलब गहना जेवर बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग करते हैं, 24 कैरेट या 22 कैरेट या 26 कैरेट या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 22 कैरेट के उपयोग करते हैं। कितना कैरेट, 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि सबसे, क्या लिखता है 34 नंबर में, कि सबसे भारी धातु कौन है। सोना है, क्या कहा, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन है, सोना या लिथियम या प्लेटिनम या यूरेनियम। तो सबसे भारी जो धातु होगा वो होगा क्या हुआ, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है बुआ, बहुत ईजी है झुंझुनू। अगला क्वेश्चन बताइए कि सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु। कितना ईजी सवाल है, सबसे हल्की धातु बताओ कौन है, सोना है या लिथियम या प्लेटिनम या यूरेनियम। सबसे हल्की धातु जो है ना बुआ, इसमें लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला, सोडियम की परमाणु संख्या बताइए क्या होगा। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगा। सोडियम, कितना इजी सवाल है। सोडियम के संकेत की बात कर लेते हैं तो सोडियम का संकेत होता है Na और परमाणु संख्या हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या बाबू 11 हो जाएगा। अगला, लोहा, क्या कहा, लोहा की परमाणु संख्या क्या होगा, 12 होगा या 11 होगा या 18 होगा या 26 होगा। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 26। लोहा की परमाणु संख्या क्या होगा, 26 होगा। अगला, कार्बन, कार्बन क्या हुआ, अगला क्वेश्चन में क्या लिखता है, कार्बन, कार्बन है, क्या है कार्बन, धातु है, अधातु है या मिश्र धातु है या उपधातु है। तो जो कार्बन है ना वो क्या है बाबू, उपधातु, सॉरी उपधातु नहीं, अधातु है कार्बन। कार्बन क्या है, अधातु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन के बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको होना चाहिए था क्या चाहिए, उपधातु। लेकिन ये देखना बुआ अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। इसको हम लोग अधातु में रखते हैं। कार्बन को कहाँ रखते हैं, अधातु में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कार्बन की परमाणु संख्या बताइए क्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 12 है या 6 है या 11 है या 26 है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होगा वह 6 में कार्बन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, आप लोग बताओ बुआ, ये सवाल हो चुका है, खुद बताओ ये सवाल में आंसर क्या होगा, कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगता है
कौन ऐसी धातु होती है जिसको हम हथेली पर रखते हैं तो वह पिघलने लगता है? इसका आंसर आप खुद बताओ क्या होगा। सोना होगा, या लिथियम होगा, या गैलियम सीजियम होगा, या यूरेनियम होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गैलियम और सीजियम। इसका हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वो आप लोगों को बताना चाहिए था आंसर। चलिए आगे। सोने के आभूषण, क्या लिखा? सोने के आभूषण पर चमक किसके द्वारा लाया जाता है? मतलब अगर सोने के आभूषण अगर मलिन हो गया है तो उसको अगर चमकाना है तो उसमें किसके द्वारा लाया जाता है? निस्तापन के द्वारा, या जारन के द्वारा, या निछालन के द्वारा, या एक्वारेजिया के द्वारा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्वारेजिया के द्वारा। क्या हुआ? एक्वारेजिया का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अधातु को, क्या लिखा कि किस अधातु को वायुमंडल में, देखो अधातु लिखा हुआ, अधातु याद रखिएगा, अधातु, धातु नहीं, अधातु की बात कर रहा है। खुला नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें आग पकड़ लेता है। अगर धातु पूछता हुआ तो आप जानते हैं कि सोडियम को वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ अधातु पूछा है तो क्या होगा? सोडियम होगा, लिथियम होगा, गैलियम होगा कि फास्फोरस? तो सही ऑप्शन नंबर डी। अगर फास्फोरस हमारा अधातु है और फास्फोरस को एक वायुमंडल में अगर खुला छोड़ते हैं तब पर भी क्या पकड़ सकता है? आग पकड़ लेता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? मतलब मांगता है, देता नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ बी, अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन अगर धातु की बात करता तो धातु जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। सल्फर डाइऑक्साइड, क्या लिखल है? सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? मतलब SO2। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? मतलब अधातु के साथ ऑक्सीजन होता है अधातु ऑक्साइड, और अधातु ऑक्साइड जितने होते हैं वह सभी के सभी कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड सभी के सभी कैसे होते हैं? अम्लीय। तो यहाँ सल्फर के ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड है, तो अधातु का ऑक्साइड कैसे हो जाएगा? अम्लीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। अम्लराज, क्या लिखता है? सॉरी, अमलगम में एक धातु क्या होता है? ये 10th का सवाल है कि अमलगम में एक धातु। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो 10th का है, घबराइएगा नहीं कि हाँ सर हमने नहीं पढ़ा और आप लोगों ने इसको बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन 10th का भी है और आप लोगों को सीखना चाहिए। अमलगम में एक धातु क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए, या सोना होना चाहिए, या चांदी, या पारा? तो बाबू पारा होना चाहिए। इसमें हमने फिर से बता दें बुआ, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 10th का है जो हम लोगों को अगले सिलेबस में 10th में पढ़ना है, इसलिए घबराइएगा नहीं, हम लोग पढ़ेंगे और बेहतर से बुआ इसमें पढ़ा रहे हैं, आप सीखिए ज़रूर बुआ। हेमाटाइट किस धातु का है? तो पढ़ चुके हैं पहले बुआ। हेमाटाइट किस धातु का है? पारा का, तांबा का, लोहा का, तो जिंक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ लोहा का। किसका हो जाएगा? लोहा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हम लोग सूत्र तो पढ़ चुके हैं बहुत बार बुआ, बहुत बार, ये तो 7वें 8वें से पढ़ते आ रहे हैं। बेकिंग सोडा को कहते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। का रासायनिक सूत्र क्या होता है या अनुसूत्र क्या होता है? NaCO3 होता है, या CaCO3 होता है, या CaO होता है, या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, NaHCO3, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और ये जो लिखा है ना CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट, या चूना पत्थर कहते हैं। इसको कहते हैं वो कली चूना। CO को कहते हैं कली चूना, जिसको कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं। चलिए अगला सवाल। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? क्या लिखता है? क्षारीय विलयन का pH मान। कहाँ चल गए? बहुत आगे चल गए। कहाँ? अच्छा यहाँ था ना। चलो ये किधर चल गए? क्षारीय विलयन, हाँ 48 नंबर सवाल को आपको ध्यान देना। क्या लिखता है कि कहता है क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? पहले तो ये बता दें बुआ कि अगर जिस विलयन का pH मान 7 होगा उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। लेकिन अगर 7 से कम रहा तो उसको हमने क्या कहा? 7 से कम बुआ, 7 से अगर कम रहा तो उसको अम्लीय कह देते हैं, अगर 7 से ज़्यादा रहा तो उसको क्षारीय कह देते हैं। तो क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, धोने वाला सोडा। क्या लिखा गया है कि धोने वाला सोडा, जिसको कहते हैं वाशिंग सोडा भी कहते हैं, धोने वाला सोडा को वाशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है?
Na2CO3 इंटू 10H2O या CaSO4 इंटू 2H2O या HCl होता है। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला सवाल 50 नंबर आपके सामने लिखता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का बताइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 इंटू 2H2 होता है या NaCO3 होता है या NaOH होता है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अगला 51 नंबर सवाल कहता है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो सही ऑप्शन में हो जाएगा वो ए, हेसेन-क्लेवर विधि के द्वारा। हेसेन-क्लेवर विधि के द्वारा, हेसेन-क्लेवर विधि के द्वारा। 52 लाइक करें बुआ, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़रूर बुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगता है आप लोगों का जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, हम किस प्रकार से बोलते हैं। आप लोग ज़रूर बताएं कि हाँ सर आप ना ज़्यादा बोलते हैं या फिर स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, सजेशन करिएगा तभी ना पता चलेगा बाबू। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं। सर मतलब डॉक्टर जो अस्पताल वगैरह होता है ना, जहाँ पे हड्डी वगैरह टूट जाता है तो हड्डी को सही तरीके से बैठा करके जोड़ने में किसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं या व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं या बेकिंग सोडा का। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। किसका हुआ, प्लास्टर। अरे याद हो ना वो ऐसे हुआ, प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर टूट जाता है तो हड्डी वाला बैठा करके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अधातु के ऑक्साइड, क्या बोला, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या दोनों होते हैं। तो जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वह अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। लेकिन अगर आ जाए किसके बाबू, धातु के ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड, धातु के, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, क्या लिखता है, कौन मिट्टी से, 55 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि कौन मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। मिट्टी से जल का और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो करता है वो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखते हैं क्या है, देखते हैं बाबू क्या क्वेश्चन है कि मिट्टी से जल का और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। देखते हैं 55 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 55 का देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। अगला 56, सूचना का ग्रहण करता है कौन। सूचना का ग्रहण कौन करता है, साइटोन करता है कि डेंड्राइट्स करता है या एक्सॉन करता है या कोई नहीं। तो सूचना को ग्रहण करने का काम बाबू डेंड्राइट्स करता है। कौन करता है, डेंड्राइट्स करता है। चलिए आगे सवाल, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, सतही से क्षेत्रफल या ताप या आर्द्रता या सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ डी, सभी के सभी। सतही क्षेत्रफल भी, ताप भी और क्या हुआ, आर्द्रता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब हुआ खौलना, कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो होता है बाबू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेकिन अगर पूछ देता हुआ कि केल्विन में कितना होता है, तो याद रखिएगा 373 केल्विन। केल्विन में कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5, क्या लिखा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर होता है प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों की संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा क्या 5। तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। तो 15 बटा 5 करिएगा तो जो माध्य निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बुआ बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन, किसी ठोस का, क्या लिखा कि किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन। मतलब यहाँ ठोस है और ठोस सीधे बदल करके किस में चला गया, वाष्प में। द्रव की बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्रिया क्या कहलाता है, तो अपक्रिया कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन कहलाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लिखता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 का। तो अगर हम इधर 10 बढ़ाते हैं तो इधर भी 10 बढ़ा लो, तो 10 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 283 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 283। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस अवस्था में, क्या लिखता है? किस अवस्था में, चूँकि अवस्था तो 3 प्रकार का होता है। एक अवस्था होता है ठोस, एक अवस्था होता है द्रव और एक अवस्था होता है गैस। तो लिखता है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है? तो क्या ठोस में या द्रव में या गैस में या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गैस में सबसे अधिक अणुओं की ऊर्जा होती है। किस में बुआ? गैस में होती है। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रहों के चमकने का क्या कारण है। क्या लिखा? ग्रहों के चमकने का क्या कारण है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या प्लाज्मा या दहन? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्लाज्मा। किसके कारण बुआ? प्लाज्मा के कारण हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 64 नंबर सवाल। बताइए झुंझुनू 64 नंबर सवाल में क्या आंसर होगा? आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए कि 64 नंबर सवाल में क्या लिखता है। हम पढ़ते हैं। लिखता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने या रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट ब्राउन ने या लैमार्क ने? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ए, चार्ल्स डार्विन। किसने बुआ? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन डायटम यूग्लिना। क्या लिखा? कि डायटम यूग्लिना पैरामीशियम को किस जगत में रखा गया है? क्या कहा बुआ? फिर से समझिए। डायटम को, यूग्लिना को, पैरामीशियम को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत या मोनेरा जगत या कवक जगत या प्लांटी जगत? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कवक में अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है नहीं पाया जाना। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? कवक जाल या तंतु या क्लोरोफिल या सभी? तो याद रखना बुआ, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक तंतु और तंतु तो मिलवे करता है बुआ, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। रट जाना, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला 67 नंबर सवाल में क्या लिखता है? कौन पुष्पीय पौधा है? मॉस या फर्न या एंजियोस्पर्म या लाइकेन? तो पुष्पीय पौधा हो जाएगा बुआ एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुष्पीय पौधा एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किसे पादप जगत का, अगला क्वेश्चन 68, किसे पादप जगत का उभयचर कहा गया है? उभयचर का मतलब होता है जो स्थल पर भी रहे और जो जल में भी रहे। तो पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट को या टेरिडोफाइट को या जिम्नोस्पर्म को या एंजियोस्पर्म को? तो सही ऑप्शन नंबर हो ब्रायोफाइट का। ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट को कहते हैं पादप जगत का उभयचर कहा गया है। अगला 69 सवाल। 69 में लिखता है कि किस प्रकार के पौधों के पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास? देखो ये बाबू, समांतर सिरा विन्यास। किस प्रकार के पौधे के पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है? समांतर मतलब अगर ये पौधे की पत्तियां हैं तो पौधे की पत्तियां में ऐसे ऐसे करके सिरा विन्यास पाया जाता है, तो उसको कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। तो याद रखना, ऐसा बाबू धान में हो सकता है, ऐसा हो सकता है बाबू, याद करना केला में हो सकता है समांतर सिरा विन्यास। तो याद करना, धान एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री? तो धान बाबू एक बीजपत्री है, उसमें एक ही बीज को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं। लेकिन आम जो होता है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन होगा? ढूंढिए। ऑप्शन क्या होगा कि समांतर सिरा विन्यास किससे मिलेगा? तो एक बीजपत्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 में लिखता है बुआ कि लिखता है कि निम्नलिखित में मतलब कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना या मोमबत्ती का जलना या जल का जमना या कोयले का जलना? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब वह परिवर्तन जो पहला से दूसरा बने और पुनः दूसरा से पहला का निर्माण कर ले, तो वह परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। क्या लोहे में जंग लगने से जब लोहा खराब हो जाता है तो क्या फिर से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। मोमबत्ती जल गया तो फिर से नहीं कर सकते हैं। कोयले अगर बुआ कोयले का जमना नहीं है, जलना होना चाहिए। जलना
जमना नहीं है, जलना। कोयले जल जाएगा तो नहीं होगा, तो वो जल का जमना याद रखना, जल का जमना, जल जमेगा तो बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर जल का निर्माण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी। अगला कहता है कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए अब की बार। रासायनिक परिवर्तन, जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन या कोयले का जलना। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी, कोयले का जलना। कोयले का क्या हो जाएगा वो? जलना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल आपके सामने लिखता है कि दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, या उपधातु कहते हैं, या यौगिक कहते हैं, या मिश्र धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो डी, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अगला 73 क्वेश्चन, 73 बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है झुंझुनू। 73, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? कौन बीमारी? मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? मलेरिया परजीवी के कारण होती है, या प्लाज्मोडियम के कारण होती है, या दोनों, या कोई नहीं। तो बताओ बुआ, मलेरिया जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम दोनों एक ही है पर नाम अलग अलग है। तो ऑप्शन में हो जाएगा बुआ सी, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 74 क्वेश्चन आपके सामने कहता है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होता है? क्या लिखता है? विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो बाबू याद रखना, केला में, सॉरी आलू में, या सेब में, या केला में, या गाजर में। तो विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है वो गाजर में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? गाजर में। विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा गाजर में होता है। 75 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी होता है, या स्कर्वी होता है, या रतौंधी होता है, या रिकेट्स होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन होती है? वह रतौंधी। विटामिन ए की कमी से बीमारी जो होती है वह रतौंधी होती है, रतौंधी होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 76 नंबर सवाल। 76 लिखता है साल्मोनेला टाइफी में कौन सा बीमारी होता है? साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी जो है ना, उसे कौन सी बीमारी होती है? क्या डायरिया होता है, या टाइफाइड होता है, या टीबी होता है, या मलेरिया होता है? तो बाबू टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी से, टाइफी से याद रखना टाइफाइड, टाइफी से याद रखेगा टाइफाइड, कि साल्मोनेला टाइफी से बीमारी होता है वह टाइफाइड होता है। अगला सवाल आंसर दीजिए बुआ झुंझुनू। अगला सवाल का आंसर तो बाबू बहुत ईजी सवाल है, आप लोगों के लिए बहुत ईजी सवाल है कि किसे ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक के नाम से किसको जानते हैं? प्लीहा को, या तिल्ली को, या स्प्लीन को, या सभी को? तो ब्लड बैंक बुआ सभी के नाम जानते हैं, चूँकि नाम अलग अलग भले हैं पर एक ही अंग है बुआ। स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा, नाम अलग अलग भले ही है पर नाम बुआ सॉरी अंग एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर क्या लिखता है? शरीर का पीला रंग किसके कारण होता है? शरीर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो शरीर का जो पीला रंग होता है वह बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन की मात्रा बाबू जब यकृत से ज़्यादा निकलने लगती है तो शरीर का रंग पीला होने लगता है, जिसमें यकृत प्रभावित हो जाता है, याद रखिएगा। अगला कृमि से क्या लिखा कि कृमि से होने वाला रोग कौन है? कृमि से होने वाला रोग कौन है? फाइलेरिया है, या टिनिएसिस है, या हाथी रोग है, या सभी है हुआ? तो याद रखना सभी के सभी, सभी के सभी। फाइलेरिया कहो, या टिनिएसिस कहो, या हाथी रोग कहो, रोग एक ही हुआ, नाम अलग अलग है, तो सभी के सभी हो जाएगा। कृमि में दो कृमि याद रखना, एक बुचेरिया मलाई, एक बुचेरिया बैनक्राफ्टी। क्या क्या बोले हुआ? बुचेरिया मलाई और बुचेरिया बैनक्राफ्टी के कारण ये तीनों के तीनों बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 79 के बाद आप 80 में आते हैं। 80 80 80 79 के बाद 80 में क्या लिखता है? 80 में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से निकलता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन की जब कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होगा, या टीबी होगा, या मलेरिया होगा, या मधुमेह होगा? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मधुमेह होता है। क्या होता है वो? मधुमेह। जब मधुमेह होता है तो इसमें जिंक की कमी हो जाती है। मधुमेह बीमारी में जिंक की कमी हो जाती है, और इस स्थिति में सलाह दिया जाता है जामुन खाने का। क्या हुआ? जामुन खाने का, क्योंकि जामुन में जिंक की मात्रा भरपूर होती है। तो जिस व्यक्ति को अगर मधुमेह बीमारी हो चुका है उसको जामुन दिया जाए,
और या फिर जामुन का बीज दिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण वह फायदे करता है। और मधुमेह को शुगर कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं या चिनिया बीमारी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन की मात्रा ज़्यादा अगर निकल जाए शरीर में, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा निकलने से कौन सी बीमारी देखी जाती है? जाइगैटिज्म देखा जाता है या टीबी देखा जाता है या मलेरिया या मधुमेह? तो बाबू वृद्धि हार्मोन की मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा निकलती है तो जाइगैटिज्म नामक बीमारी होता है, जिसको स्थानीय भाषा में हम लोग कहते हैं लंबूपन। क्या कहते हैं बाबू? लंबूपन। गांव देहात में लंबूपन कहते हैं या जाइगैटिज्म कहते हैं। इसको और नाम कहते हैं बृहत्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत्तता कहते हैं बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, दूषित जल। कौन जल? दूषित जल का मतलब होता है गंदे जल को पीने से होने वाला रोग कौन है? कॉलरा है या एड्स है या मलेरिया है या कोई नहीं? तो दूषित जल के पीने से होने वाला जो बीमारी है वो कॉलरा है। क्या है वो? कॉलरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 83 में कहता है, क्या लिखता है कि शरीर को रोगों से कौन बचाता है? शरीर को रोगों से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है या प्रोटीन करता है या वसा करता है या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन बाबू रोगों से लड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 क्वेश्चन आपके सामने, किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता? मतलब हमारे शरीर में कौन सी ऐसी बीमारी हो जाती है जिस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, खून नहीं जमता है? प्लेटलेट्स या टिटेनस या हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है, और यह बीमारी हुआ था इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ या विक्टोरिया हुआ। क्या बोलें? विक्टोरिया, याद रखना। एलिजाबेथ या विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ या उसी का दूसरा नाम है विक्टोरिया, जिसमें सबसे पहले हीमोफीलिया हुआ था। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है और इस बीमारी में रक्त का थक्का बनता नहीं है। चलिए 85 क्वेश्चन, 85 नंबर सवाल में लिखता है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह किसको माना गया? पादप जगत का, तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह माना गया हुआ एंजियोस्पर्म को। क्या उसको माना गया? एंजियोस्पर्म को। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? एंजियोस्पर्म। चलिए आगे, केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने कि रॉबर्ट ब्राउन ने कि नॉल एवं रस्का ने कि स्लाइडे ने? तब बाबू जो केंद्रक का खोज करने वाले थे वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने बाबू? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का क्या किया था? खोज किया था, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इसी पर एक सवाल और बनता है कि पुरकिंजे ने खोज किया था वह, याद रखना, पुरकिंजे ने खोज किया था प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव का खोज किया था पुरकिंजे ने। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण में कितने कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में कितने कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? 1 या 2 या 3 या 4? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4 हुआ। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 4। जिसमें से क्या क्या रहना चाहिए बाबू, इस भी जान लीजिए। तो अगर हम पहला जिसको भी लिख सकते हैं, याद रखना बुआ, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। दूसरा बाबू क्लोरोफिल, आप जिसको भी पहला मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं बुआ वही, क्लोरोफिल। तीसरा हो गया बुआ सूर्य का प्रकाश। क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं चौथा, तो चौथा में बाबू जल हो गया। चौथा में क्या हो गया? जल एवं खनिज लवण। तो याद रखना इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में। तो कहाँ 4 प्रकार की कच्ची सामग्री जरूरी याद रखना। क्या प्रकार की? 4 प्रकार की कच्ची सामग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहते हैं? मतलब कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होता है ना, उस कोशिका द्रव में बहुत सारी संरचना पाई जाती है। उन्हीं संरचनाओं को मिलाकर कोशिकांग कहते हैं, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, गोल्जिकाय भी होता है। इसका मतलब सभी के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। क्या मारिएगा? डी। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं वो? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम हो गया आत्महत्या की थैली। 89 नंबर सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि वसा प्रदान करने वाला फसल कौन है? वसा प्रदान करने वाला फसल कौन है? गेहूं है या चावल है या तेल या दाल? तो सही ऑप्शन में हो जाएगा बुआ सी, तेल से वसा की प्राप्ति होती है। 90 नंबर सवाल में लिखता है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है?
100 दिन या 120 दिन या 150 दिन या बाबू 3 दिन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना वो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अगला, पैतृक गुणों का वाहक। पैतृक गुणों का वाहक किसे कहते हैं? पैतृक गुण का मतलब माता पिता के गुणों को बच्चों तक ले जाने में कौन काम करता है? आरएनए काम करता है या जीन काम करता है या आरबीसी काम करता है या सभी के सभी? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही बाबू, जीन काम करता है। क्या करता है? जीन काम करता है, जो डीएनए के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जीवों को क्या लिखता है कि जीवों को किसने 5 जगत प्रणाली में विकसित किया था? जीवों को किसने 5 जगत प्रणाली में विकसित किया था? अरस्तु ने किया था या कार्ल बॉक्स ने किया था या आर एच विटेकर ने या कैरोलस लिनियस ने? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आर.एच. विटेकर। यहाँ एच छूट गया है, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में आर.एच. विटेकर ने। अगला सवाल में लिखता है कि कौन मछली के दांत में विष पाई जाती है? कौन ऐसी मछली होती है जिसके दांत में विष पाई जाती है? टारपीडो या ट्राइगॉन या कुत्ता मछली या बाबू आरा मछली? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ट्राइगॉन। ट्राइगॉन के दांत में विष पाई जाती है। इस वाले वो 93 नंबर जो सवाल है ना, उस वाले के बाद देख लीजिएगा 93 नंबर सवाल में क्या लिखता है, टारपीडो या फिर ट्राइगॉन। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा कि टारपीडो है या ट्राइगॉन है, तो लेकिन लगभग होना चाहिए वो ट्राइगॉन होना चाहिए। फिर भी गलती से बेहतर है एक बार ज़रूर आप देख लें कि 93 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए अगला हुआ है 94 लिखता है कि एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न? एस्कैरिस से याद रखना है एस्केरियासिस। ऑप्शन नंबर हुआ बी, एस्कैरिस से एस्केरियासिस। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला, केचुए में कितनी आँख होती है? खुद बताओ हुआ। केचुओं को हम लोग चेरा कहते हैं, चेरा। याद कर, कन्नी में जब मछली फंसाते थे ना, उसमें चेरा का इस्तेमाल करते थे केचुए में। तो कितनी आँख होती है? तो केचुए में कोई आँख नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बाबू। और केचुआ जो है ना उभयलिंगी जीव है। कैसा जीव है? उभयलिंगी जीव है। और यह त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। श्वसन अंग त्वचा, आँख नहीं होता है, उभयलिंगी जीव है। किसानों का मित्र भी इसे कहा गया हुआ केचुआ को। चप्पल की आकृति का कौन सा जंतु है? चप्पल की आकृति का कौन सी जंतु है? अमीबा है या पैरामीशियम है या ट्रिपैनोसोमा है या बाबू जियार्डिया है? तो चप्पल की आकृति का जो रहने वाला जो जीव है ना वो है कौन? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी। पैरामीशियम के ऊपर में एक सीलिया रचना पाई जाती है जो उसको चलने में मदद करता है, पैरामीशियम के हुआ। चलिए अगला 97 नंबर सवाल। 97 नंबर सवाल में था मांसपेशी तथा हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम बुआ टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी हो जाएगा। लेकिन अगर हड्डी से हड्डी को जोड़ने का रहता बुआ तो लिगामेंट मारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पौधे की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 98। पौधे की लंबाई किस विभजोतक के उत्तक के द्वारा बढ़ती है? पौधे की लंबाई जो है ना वह किस विभजोतक उत्तक के द्वारा बढ़ती है? पार्श्वस्थ या शीर्षवस्थ या अंतर्वेशी या मृदुत्तक? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ बी, शीर्षवस्थ। क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ। अगला क्वेश्चन में लिखता है कान में क्या पाया जाता है? कान में क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है या अस्थि पाया जाता है या दोनों पाया जाता है या कोई नहीं पाया जाता है? तो सही ऑप्शन नंबर क्या होगा कि कान में क्या पाया जाता है? तो उपास्थि पाया जाता है। कान में उपास्थि। कान में दोनों कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। तो एक कान में क्या हड्डी होता हुआ? 3 हड्डी। और कान में ही जो है ना वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में, जिसको कहते हैं अस्टेपिज। अस्टेपिज कहते हैं या कभी कभी अस्टेप्स लिख देता है, तो याद रखना बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर सवाल में लिखता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? मानव शरीर का। लेकिन अगर केवल ऐसे पूछता कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर पाए जाने वाली कौन हुआ सबसे छोटी कोशिका? तो याद रखना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, देखो यहाँ माइकोप्लाज्मा है। तो कहा यह पृथ्वी पर, लेकिन बोला मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगा? तंत्रिका कोशिका या पेशी कोशिका या माइकोप्लाज्मा या शुक्राणु? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शुक्राणु हो जाएगा। मानव शरीर का अगर सवाल पूछता है तो मानव शरीर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मानव शरीर का सबसे ऑप्शन डी। लेकिन पृथ्वी पर पूछता तो वह माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। चलते हैं 101 नंबर सवाल।
101 नंबर सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है कि रक्त क्या है? खुद बताइए, रक्त क्या है, खून क्या है? दृढ़ उत्तक है, बसीय उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है कि हरित उत्तक है? तो खून जो है ना वो एक प्रकार का क्या तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खून जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखता है, किसकी संपीडितता सबसे अधिक होती है? किसकी संपीडितता सबसे अधिक होती है? ठोस का या द्रव का या गैस का या कोई नहीं? तो बाबू जो होता है ना वो गैस की संपीडितता सबसे अधिक है। संपीडितता का मतलब प्रेशर की मात्रा से उसको दबा दबा कर और अधिक मात्रा में दबा करके उसको भरते चल जाना। तो किस में बुआ? गैस में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगला सवाल 103 नंबर सवाल लिखता है कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कण में या श्वेत रक्त कण में या दोनों में या फिर कोई नहीं? तो वह किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं मिलता है, लेकिन याद रखिएगा अपवाद में दो जीव याद रखिएगा। एक का नाम बोले थे मेढक, एक का नाम बोले थे मेढक और एक का नाम बोले थे ऊँट। एक का नाम मेढक और एक का नाम ऊँट, जिसके आरबीसी में केंद्रक मिलता है, लेकिन मनुष्यों या स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन लिखता है कि कौन सा विटामिन खून को जमा देता है? कौन सा विटामिन जो है ना वो खून को जमा देता है? तो विटामिन पूछेगा तो रट जाना बुआ के। विटामिन जो के होता है वो खून को जमाता है। विटामिन के जो होता है वो खून को जमा देता है। विटामिन के जो होता है वो खून को क्या कर देता है? जमा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन 104 के बाद 105 105 105 105 105 मिलता है। इसका सही ऑप्शन वो विटामिन के हो जाएगा। 105 मिलता है CaOCl2। CaOCl2 यौगिक का साधारण या प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यौगिक का साधारण या प्रचलित नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर उसी को कहते हैं, या धोने वाला सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बाबू। चलिए अगला सवाल में 106 में लिखता है कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? दरार कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं या साइटोन कहते हैं या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हुआ बी। 107 नंबर सवाल में लिखता है कि चूहे को मारने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? चूहे को मारने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? DDT करते हैं या फ्लिट करते हैं या जिंक फॉस्फाइड करते हैं या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिंक फॉस्फाइड। क्या करते हैं? जिंक फॉस्फाइड करते हैं। 108 सवाल कहता है कि तारापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो जो तारापुर है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कहा जाता है कि तारापुर जो है ना एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। कौन? तारापुर। 109 नंबर सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है कि 109 नंबर नरौरा हुआ। नरौरा याद रखना, नरौरा हम लोग पहले पढ़ रहे थे लेकिन नहीं, नरौरा क्या हुआ? नरौरा कहाँ है? नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में। 109 नंबर सवाल। 110 नंबर सवाल में कहता है रत्न का द्वीप किसे कहते हैं? क्या कहा? रत्न का द्वीप किसे कहते हैं? भारत को या पाकिस्तान को या श्रीलंका को या बांग्लादेश को? तो रत्नों का द्वीप कहा जाता हुआ श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रत्नों का द्वीप किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। 111 में क्या लिखता है कि न्यूटन किसका ऐसा मात्रक, न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? बल का, कार्य का, त्वरण का या वेग का? तो बाबू बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन। और बल का अगर पूछा जाए CGS मात्रक, तो CGS मात्रक होता है वो डाइन। CGS मात्रक होता है क्या चीज़? डाइन होता है। चलिए अगला सवाल 112 में लिखता है कि क्रियाशील अनेक बलों का परिणामी बल अगर शून्य हो जाए, क्रियाशील अनेक बलों का परिणामी बल अगर क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, दोनों कहते हैं कि कोई नहीं कहते हैं? अगर परिणामी बल शून्य हो जाता है तो उसको संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? संतुलित बल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 112 के बाद आता है 113 में लिखता है चलती बस से बाहर कूदना खतरनाक होता है। सही बात। अगर चल रहा है तो चलती हुई बस से बाहर कूदना खतरनाक होता है। किस जड़त्व का उदाहरण है? तो बाबू याद रखना गति जड़त्व का उदाहरण है। कौन जड़त्व का? गति जड़त्व का।
अगला सवाल में लिखता है कि घूमती हुई साइकिल के पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शी रूप से बाहर की ओर उड़ता है किस जड़त्व के कारण। तो घूमती हुई पहिया बुधवा याद करो, वह घूम रहा है, इसका मतलब वह दिशा जड़त्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 114 सवाल बुआ हम लोगों ने किया है आज। 114 सवाल में आप लोग सभी सवाल को देखा कि कितना कैसा सवाल था। कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताओ कि 114 सवाल में कितना सवाल आपका सही गया, कितना सवाल आपका गलत गया। नाम भी ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चलेगा कि हाँ बाबू आप लोग बोल रहे हैं। और चलते बाबू अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और अगर वीडियो आप लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बुआ वीडियो कैसा लगता है। और हमारे वीडियो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और कहा जाए इंग्लिश में जिसको कहते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक मिलते हैं बुआ, गुड नाइट।